जय हिंद, जय भारत, जय गणराज्य। परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर शल्या राज जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कपिल जी एवं सभी गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स एवं उपस्थित संपूर्ण सभा, नमस्कार। आज 26 जनवरी 2026 को हम गणतंत्र भारत के 77वें गौरवपूर्ण पर्व पर एकत्रित हैं। यह पावन अवसर हमें स्मरण कराता है कि 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन स्मरणीय है, संविधान केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस भव्य समारोह में, जहां सरदार पटेल पार्क लॉ कॉलेज परिसर हमारी एकता का प्रतीक बनेगा। विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स का आभार जिन्होंने गणमान्य अतिथियों को एस्कॉर्ट किया। केसरिया उज्जवल सूरज सा शौर्य का प्रतीक हो, सफेद शांति का आलम, पवित्रता का जोर हो, हरित धरा की उर्वरता समृद्धि का संदेश दे, नीला चक्र अखंड चले, धर्म का संकल्प ले, तिरंगे में बसा भारत का स्वप्न सुनहरा, एकता के धागे से बंधा अमर गान गाता यह सदा। कार्यक्रम का प्रथम चरण तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। निवेदन करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से, डॉक्टर शल्या राज मैम से, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सर से कि वो सामने आए और ध्वज फहराएं। सुरक्षा दस्ते द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत करेंगे। ललित कला संकाय के विद्यार्थी राष्ट्रगान के लिए सामने आए। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, वृंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक बहुत ही गर्वपूर्ण सूचना, डॉक्टर संदीप चौधरी सर के मार्गदर्शन में हमारी एक एनसीसी कैडेट अनन्या त्यागी आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शिरकत कर रही है। यह विश्वविद्यालय, एनसीसी यूनिट और हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं समारोह के हृदय स्पर्शी चरण में। विविध साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर भावना ग्रोवर जी के कुशल निर्देशन में, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में भारतवर्ष तो एकता का प्रतीक है। इन प्रस्तुतियों से हमारी एकात्मकता का भावनात्मक उद्गार प्रकट होगा। आइए आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाती हूँ सुभारती कॉलेज के अलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेज से एक पेट्रियाटिक पोइट्री के लिए उनीब को। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम उनीब, मैं सुभारती कॉलेज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर डिप्लोमा ओटी का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष कवि अपूर्व विक्रम शाह की देश प्रेम से ओतप्रोत वीर रस की कविता सुनाने जा रहा हूँ कि मैं उन्हें शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, कि मैं उन्हें शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर।
अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। के कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। के कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज मानी नहीं तो गोलियों से भून दिया था। के राजनीति से मिली नहीं, के राजनीति से मिली नहीं, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। के प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं, के प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ए तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। के तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। के तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों से, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। के आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। के तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरों की लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। के सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, के सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मैं आप सभी के समक्ष एक और कविता सुनाना चाहता हूं, जिसका उद्देश्य पहलगाम में हुए आतंकी अटैक से है, जिसमें किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का हंसता खेलता हुआ परिवार चला गया। सुनिएगा। कि अंधों को दर्पण क्या देना, भेरों को भजन सुनाना क्या। कि अंधों को दर्पण क्या देना, भेरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिनको 2 आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए अपने बेटों की लाशों पर। के लाशें भी हैं बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। अरे वो झाड़ी हैं हम बरगद हैं, वो है बबूल हम चंदन हैं। वो झाड़ी हैं हम बरगद हैं, वो है बबूल हम चंदन हैं, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंघों का अभिनंदन है। ए पाक तेरी धमकी से ये धारा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मिटने वाली। अरे तुम भूल गए हो सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबाइले बकरों की गर्दन हाथों में जकड़े थे। तुम भूल गए हो सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। अरे तुम भूल गए हो सन 71 को, तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए हो कारगिल का रण, जब हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, जब पाकिस्तानी गुंडों को बेटा याद दिलाई नानी थी। अरे तुम सारी दुर्गति भूल गए हो और फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। अरे बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। अरे तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। अरे बिगड़ेल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। अरे जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग जला देंगे।
अरे जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक जला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। जय हिंद, जय भारत। जय। बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे वीरों को। और एक बात मैं बता दूं कि उन्हीं देखकर नहीं बोल रहे थे, ये सब चीज़ें उनके हृदय में अंकित है कहीं ना कहीं। अब बुलाना चाहूँगी मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज के से रोशनी को एक पेट्रियाटिक सॉन्ग की प्रस्तुति के लिए। तलवारों पे वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हो 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 ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ हाँ ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी बरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुखरे पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 संदेशे आती है हमें तड़पाती है, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू सो मच। बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति। शायद ही कोई होगा देशभक्त जिसकी आंखें नम न हो जाएं ये गीत सुनकर। अब बुलाना चाहूँगी सुभारती कॉलेज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेज से पेट्रियाटिक पोइट्री के लिए श्याम त्यागी को। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मेरा नाम सायन त्यागी है। मैं सुभारती कॉलेज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंस का स्टूडेंट, BSc OT सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रोफेशन में मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट मैं एक शायर हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ। और
अपनी शेर स्टार्ट करने से पहले, अपनी गज़ल सुनाने से पहले मैं तिरंगे की शान में कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा, एक तराना सुनाना चाहूँगा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। ये है तिरंगा ऐसा यारो, ये है तिरंगा ऐसा यारो, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, हाँ ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है, हाँ प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे, ऐसी अकीदत के कायल थे गांधी और आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और रंग हरा दिखला के सबको, रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, हाँ खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में धड़काता है, खूनी दिल गरमाता है, हाँ खूनी दिल भड़काता है। इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रूदार। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और अभी मैं आपको अपनी गज़ल सुनाना चाहूँगा कि जो मेरी स्वरचित है, जो मैंने खुद लिखी है, पैट्रियोटिक है। जिस तरह हम जानते हैं कि उन दरिंदों ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, और उन जुल्मों पर अब हम चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि चुप रहना भी आज एक जुल्म बन चुका है। दोस्तों मैंने गज़ल लिखी, यह गज़ल सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ नहीं, यह उन सवालों का जवाब है, यह उन सवालों की आवाज़ है जो हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी के दिल में उठते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। अपनी गज़ल में मैंने शुरू के कुछ मिसरे इमरान प्रतापगढ़ी साहब के गज़ल से उठाए थे। उसके बाद मैंने लिखा था कि खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। आतंकवादियों को जो मजहब और जिहाद के पाकीज़ा नाम को इस्तेमाल करके अपनी नापाक हरकतें करते हैं, कि अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा
सो रहे मुल्क के लोग मेरे, खुदा कब तलक ये तमाशा रहेगा, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक ये तमाशा रहेगा। और इस गज़ल का दूसरा बंद जो पहलगाम अटैक को, पहलगाम हमले को याद करके मैंने लिखा था कि पहलगाम हमले को ठंडे में लेके, पहलगाम हमले को ठंडे में लेके, मासूम बच्चों को शहीद होते, पहलगाम हमले को हल्के में लेके, भारत की बेटी का सुहाग धोते, मैं और ऐसा नहीं देख सकता, हाँ मैं और ऐसा नहीं देख सकता, ये मिट्टी का कर्ज हम चुकाते रहेंगे, ये मिट्टी का कर्ज हम चुकाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की तरह दुश्मन, ऑपरेशन सिंदूर की तरह दुश्मन से बदला हमेशा लेते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक ये तमाशे रहेंगे। और इस गज़ल का आखिरी बंद जिस तरीके से आप जानते हैं इन लोगों ने नापाक हरकतें की है, और अभी मेरे छोटे भाई उन्हें ने लिखा, वो एक सुनाया है उसके ऊपर, तो बहुत सारे इनके ऐसे हरकतें हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो एक तारीख बन के रह जाते हैं। तो मैंने उन तारीखियों में एक तारीख को याद किया, वो तारीख है मुंबई के ताज होटल की, जिसको याद करके हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हो जाती है। तो मैं पढ़ता हूं कि मुंबई विस्फोट से आज तक भी, मुंबई विस्फोट से आज तक भी, कश्मीर से लेकर पाक तक भी, आप सभी ने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की सरहदें होगी, लेकिन मैंने उसको और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके दिलों को ये लाइन छू के जाएगी कि मुंबई विस्फोट से आज तक भी, कश्मीर से लेकर पाक तक भी, मेरा तो बस एक ही है ये सपना, मेरा तो बस एक ही है ये सपना, वहीं तक होगा भारत ये अपना, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक ऐसा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत स्वरचित रचना श्याम त्यागी की तरफ से। अब बुलाना चाहूंगी सुभारती कॉलेज ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर से पलक को उनकी स्पीच के लिए। पलक, जॉइन अस। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार। परम सम्माननीय सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पलक सुभारती कॉलेज ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर की स्टूडेंट आज आप सभी के सामने देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई।
प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनमें वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते, मिट जाते, फांसे चढ़ जाते और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला मेरे जिस्म की तो कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो सारी रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसके लिए खत लिखा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच घट जाना, चाहे इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना हो तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। किंतु एक देशभक्ति से ज्यादा देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम के चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन से अपनी भावनाओं की इमोजियां भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य खराब कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस को सुनाते हैं। मैं आपको बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी भी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं और सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है,
न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और बड़े आश्चर्य की बात है जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी तरफ इस देश को गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करके सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और जो इन बीमारियों की जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर पांव रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान को केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, सुरक्षित मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपन में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय सुभारती, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा सत्य साक्षात्कार। अब आपके सामने प्रस्तुत है पर्यावरण समिति द्वारा एक नुक्कड़ नाटक जो नेचुरोपैथी के छात्र छात्राएं प्रस्तुत करेंगे, एक राष्ट्र एक संकल्प। यह नाटक न केवल आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्मरण कराएगा अपितु पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता रक्षा एवं पक्षी घर स्थापना अभियान का भव्य शुभारंभ भी करेगा। नुक्कड़ नाटक पार्टिसिपेंट्स। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। हर हाथ में तिरंगा है, लेकिन क्या हर दिल में जिम्मेदारी भी है? सवाल ये भी है, क्या हमारी नागरिक समझ भी संविधान के बराबर ऊंची है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक संप्रभु राष्ट्र बने। आज हम अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं, लेकिन असली आज़ादी का मतलब हमारे पर्यावरण की रक्षा करना भी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकें। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(g) हमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। तो आइए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधार करने हैं। दृश्य 1, प्लास्टिक और परेशानी। भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता, ले तू खा। अरे इसका क्या करूं? कहीं भी फेंक दे भाई, सब अपना ही है। और वैसे भी ये साफ सफाई का सिस्टम किस लिए? नगर निगम वाले हैं ना साफ हमारा करने देश को। वैसे भी आजाद है। आज़ादी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। प्लास्टिक दुनिया भर में करीब 430 करोड़ टन तक उत्पादन और उपयोग में आता है। कई तरह के जानवर इसे खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे कि उनकी मौत भी हो सकती है। प्लास्टिक से निकलने वाले रसायन हमारे शरीर में जाकर कई तरह की बीमारियां और कैंसर जैसे पैदा करते हैं। प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होती, जिसके वजह से पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषित होती है। दृश्य 2, पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य। प्लास्टिक छोड़ो, धरती माँ बीमार हो रही है और ये प्लास्टिक हमारे हवा, पानी और चिड़ियाओं की सांसें भी बंद कर रहा है। अरे ये बच्चा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। अरे भाई, अब तो चिड़िया भी स्मार्ट हो गई होगी, मास्क पहन लेगी। हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा समुद्री पक्षी प्लास्टिक के कारण मर जाते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक पक्षी आबादी के लिए एक गंभीर खतरा है। 1960 में यह पक्षियों का आंकड़ा सिर्फ 5% से भी कम था।
पर 1980 में ये 80% तक बढ़ गया और अगर अभी हमने इस प्लास्टिक को नहीं रोका तो 2050 में यह आंकड़ा 99% तक बढ़ जाएगा। और प्लास्टिकोसिस एक बीमारी जो कि फ्लैश फ्यूटेड नामक पक्षी में पाई जाती है, उनके पाचन तंत्र में सूजन और फाइब्रोसिस का मुख्य कारण ये प्लास्टिक ही बनता है। तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और अगर करें भी तो उसको कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। दृश्य 3, ट्रैफिक नियम और जिम्मेदारी। हेलमेट कहाँ है? अरे साहब लेट हो रहा था। अरे लेट होने से क्या फायदा? इसी जल्दबाजी और लापरवाही के कारण हमारे देश में सड़क दुर्घटना में लगभग 1 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। और हाँ, तुमने ट्रैफिक सिग्नल क्यों तोड़ा और तुम्हारी बाइक से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? अभी सर्विस करवाने ही जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हैं जो हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं, जिससे सांस संबंधी जैसी बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि बढ़ रही हैं। इसीलिए हम सबको सड़क सुरक्षा के प्रति अनुशासन और जागरूक बनना है। ठीक है सर। दृश्य 4, धरती माँ की पुकार। तुम कहते हो कि मेरा भारत महान है, पर ये महानता सिर्फ नारी में ही क्यों होती है? ये नदियां रो रही हैं और हवा जहर बन रही है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अधिक से अधिक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये धरती हमारा घर है और इसे स्वच्छ और हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ये हवा शुद्ध रहे। प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए पानी और बिजली की बचत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ कि पर्यावरण हमारी शान है, कि पर्यावरण हमारी शान है और इसमें बसते हमारे प्राण हैं। ये पर्यावरण हमारी शान है और इसमें बसते हमारे प्राण हैं। ये पेड़ पौधे इसके गहने जो देते हैं हमें रहने। तो आज कसम खाएं कि भारत को सुंदर सजाएं। आज हमने देखा समस्या भी और समाधान भी। आइए इस गणतंत्र दिवस पर केवल झंडा फहराने से आगे बढ़कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। आइए प्लास्टिक का उपयोग कम करने, पानी बचाने और अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लें। एक स्वच्छ हरा भरा भारत ही एक मजबूत भारत है। आइए अपने तंत्र को हृत तंत्र बनाएं, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, ट्रैफिक नियम अपनाएंगे, ट्रैफिक नियम अपनाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। की रक्षा करेंगे। जब इंसान जिम्मेदार बनता है तभी प्रकृति मुस्कुराती है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। ये एक दर्पण था जो हमारी लाइफ का हिस्सा है। आशा है इससे कुछ उज्ज्वलता आपके मन में आएगी और आप इसको दर्पण को सुंदर और बेहतर बनाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मुकेश रोहेला, चेयरपर्सन एनवायरनमेंट कमेटी। वो आपसे आगे के प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहेंगे। जय हिंद। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, सीईओ मैडम, ईओ सर, गणतंत्र दिवस पर आज हमने हमारे बच्चों ने कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें या मैसेज दिया जो कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए, जिससे हमारी नेचर हरी भरी रह सके। आप जैसे कि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिस सेव नेचर टू सस्टेन लाइफ है और हर साल एनवायरनमेंट डे में हम बर्ड एनकेजिंग करते हैं। आज हम उससे आगे बढ़कर हमारी सीईओ मैडम के इनिशिएशन से हम बर्ड हाउस इंस्टॉलेशन ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो हम बर्ड एनकेजिंग करते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में रहे
और हमारी यूनिवर्सिटी में बर्ड बायोडाइवर्सिटी का बढ़ोतरी हो। इसी के लिए मैं सभी ऑनरेबल गेस्ट और डीन्स सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार हमारी बर्ड इंस्टॉलेशन ड्राइव की तरफ चलें, जिससे कि हम इसका शुभारंभ कर सकें। CEO मैम, EO सर, प्लीज़ सर। पक्षी घर की ड्राइव का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी से निवेदन करूंगी, जब ये पक्षी घर पेड़ों पे इंस्टॉल हो जाए तो उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी खुद से लें। कभी कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गिरा हुआ दिखे तो उसको वापस लगवा दें। बहुत ही शिद्दत से एनवायरनमेंट कमेटी ने ये सब पक्षी घर इकट्ठा किए हैं। बहुत खूबसूरत पक्षी घर हैं, जिससे सुभारती के माथे पे और एक बिंदिया लग जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा निवेदन है श्री पंकज कुमार जी से कि वो मंच पर आए। साथ ही परम आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा सर, माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सर, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैल्या राज उनके सम्मान के लिए मंच पर आए। मैं पहले बताना चाहती हूँ कि हम पंकज जी को क्यों सम्मानित कर रहे हैं। पंकज जी हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं। इन्होंने मम्मी का एक बस्ट बना के मुझे प्रेजेंट किया, बहुत ही खूबसूरत बस्ट है। एंड देहरादून में क्योंकि मम्मी के नाम पे फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है, तो मम्मी की बर्थडे पर इस बार 16th को, क्योंकि तो उनका सेलिब्रेशन उसका यहाँ पर हुआ था, 17th को उसका हमने वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया और डिपार्टमेंट के सामने उसको हाउ वाज इट कॉल्ड दैट इट वाज जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पर उसको इस्टेब्लिश करके उसको इनॉग्रेट किया गया है, तो इनके हाथ से बनाई हुई का उसको वहाँ पे किया है। अब क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थे और आप लोग इनको जानते हैं, वो लोग इनको नहीं जानते, तो मैंने कहा मैं इनको वहाँ ले जाऊँगी और सम्मानित करूँगी तो आप लोग कैसे देखेंगे और वो लोग इनको जानते नहीं होंगे। तो मैंने कहा आज का सही मौका होगा। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आ जाएँ। सो एक मैंने इनके लिए एक एप्रिसिएशन लेटर बनाया है। जो इनकी भावनाएँ हैं उनका मैं किसी भी अमाउंट से उसको दे के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। पंकज, थैंक यू सो मच। एंड जो आपने किया है और आपकी जो भावना है उनका बहुत बहुत सम्मान है। मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ आज ला के यहाँ स्क्रीन पे दिखानी चाहिए थी, बट इट डिडंट स्ट्राइक मी दैट टाइम। अभी बैठे बैठे लगा, लेकिन मैं हमारी IT टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे को एस टच पे डाल देंगे,
तो हम सबको मिल जाएगी। थैंक यू। एक बहुत ही भावपूर्ण क्षण सभी ने याद किया संघ माता मुक्ति मैम को। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामायण की यह चौपाई जिसका अर्थ है सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता और ये प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। सत्संग से सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और जब ज्ञान और सत्संग के विश्वकोश हमारे साथ हैं तो क्यों वंचित रहा जाए। यहाँ हमें सानिध्य प्राप्त है सुभारती के चारों स्तंभों का, शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी से कि वो अपने विचार साझा करें, हमें प्रेरणा दें। एक तकनीक संपन्न चिकित्सक जिनके शिराओं में सेवा का रक्त बहता है एवं जो मानव की सेवा में समर्पित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय मूल्यों का समन्वय ही भविष्य है। यह उनका जीवन दर्शन है। थैंक यू। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मेरा जीवन दर्शनीय हुआ है। VC सर, VC सर और CO मैम, मेरे सारे इतने सारे सीनियर्स और मेरे इतने सारे कलीग्स और जूनियर्स, हमारे छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मेरी स्पीच को झेलें। मुझे हमेशा से जब हम छोटे थे तो ये लगता था कि 15 अगस्त ज़्यादा ज़रूरी है, 26 जनवरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कभी समझ में नहीं आया। तो मैं विचार कर रहा था क्या हुआ, तो मुझे थोड़ी सी बातें पता चली कि 26 जनवरी मनाया ही क्यों जाता है। एक समय था जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे और एक बड़ी ज़रूरी संस्था थी जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते थे, जिसके बिना स्वराज अकल्पनीय था, जिसके बड़े इम्पोर्टेंट आप लोग जानते होंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंडर थी और कई ऐसे लोग जैसे जो काकोरी कांड में हमारे बिस्मिल साहब थे और इंकलाब जिंदाबाद जहाँ पे भी हम बोलते हैं वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आए ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, शहीद भगत सिंह। तो इनकी ये संस्था थी और ये कांग्रेस की जो डिमांड थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए उससे नहीं एग्री करते थे। ये हमेशा ये कहते थे कि भाई हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन बहुत लोग इनको जानते नहीं थे। 26 जनवरी 1930 के आसपास, 2 साल पहले लाला लाजपत राय जी को जब लाठी चार्ज करके मार दिया गया, तब HRA सामने आया और लोगों ने उनकी डिमांड समझी और ये समझा कि नहीं यही सही है। उसी के चलते कांग्रेस ने भी 26 जनवरी 1930 में उस डिमांड को कहा कि नहीं, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमको स्वराज मिल भी गया, लेकिन ज़रूरी बात यह है समझने की कि वो स्वराज ही क्या जिसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हो। अगर हम अपने पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो ऐसे स्वराज का जो दुर्घटना हुई वो हमने 15 अगस्त को ज़रूर देखी। किस तरीके से बिना रूल्स रेगुलेशन के जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो क्या हुआ। अपने को रेगुलेट करने के लिए हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ये अब आपको सोचना है क्या ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस या सेल्फ रेगुलेशन। थोड़ी सी पीछे की चीज़ थी। आज की तारीख में हमारे जितने भी छोटे भाई बहन थे, मेरा ये मानना है कि मेरे विचार वो पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि हमसे जान मांगी नहीं जा रही देश में, हमसे कर्तव्य मांगा जा रहा है। और 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हमें आज अपने में सोच लेनी चाहिए कि आज हम जाएंगे तो ये चीज़ सोचते हुए जाएंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, अपने घर में जो हम काम करते हैं उसको उस हिसाब से बदलेंगे। पहली चीज़, क्योंकि पोल्यूशन पे बात हो रही है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, पहली रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या प्लास्टिक कल्प्रिट है? क्या प्लास्टिक ने गड़बड़ कर रखा है? बीमारी विचारधारा की है। आज प्लास्टिक है, कल कुछ और होगा। समस्या है कि हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। प्लास्टिक जाके पोल्यूशन नहीं कर रही,
दूसरा, प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसे कूड़ेदान में फेंके भी तो भी वो जाएगी कहाँ पे? क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में तो कुछ कर नहीं रखा। वो तो पता नहीं कोई करेगा, कौन करेगा हमें नहीं पता। इसी उसमें डॉक्टर मनोज सर हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, रोहेला सर हैं और आर.के. शर्मा सर और निखिल राठी सर हैं। इनके अंतर्गत प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप लोग ऐसे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो इनके साथ जाइए, और बहुत जल्दी हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट होगा। तो हमको ये सोचना है कि प्लास्टिक ही प्रॉब्लम नहीं, और पोल्यूशन प्लास्टिक तक सीमित नहीं है। अक्टूबर नवंबर पिछले साल की एक रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ पे बिहार में माँ के दूध के अंदर सोचिए क्या कंटैमिनेशन मिला होगा, प्लास्टिक का किस चीज़ का मिला होगा, हाइट ऑफ इमेजिनेशन, यूरेनियम का। यूरेनियम वही जो बम बनाते जो रेडियो एक्टिव होता, हाँ उसी यूरेनियम का। कहाँ से आया? ग्राउंड वाटर से आया। ग्राउंड वाटर से कैसे आया? अब इस बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कृषि बहुत ज़रूरी है। कृषि माने एग्रीकल्चर। जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स थे जो अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे, उन्होंने ज़मीन में गए, यूरेनियम की लीचिंग कराई, वो यूरेनियम पानी में गया और वहाँ से गया। जब माँ के दूध में निकल सकता है ऐसे कंसंट्रेशन में जो डिटेक्ट हो जाए, तो बाकी तो कहाँ नहीं होगा। आज की तारीख में ज़रूरत है कि पोल्यूशन को समझें और युवा और समझदार लोग आगे आएँ और इसको कंट्रोल करें। सरकार के ऊपर सारा काम ना डालें। पोल्यूशन दूसरी तरीके का भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। हम घरों में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, लाइट बंद नहीं करते, रिसोर्सेज को हम सेव नहीं करते, हम मेस में बैठते हैं तो हम खाना छोड़ देते हैं, लेते ही इस वजह से है कि छोड़ेंगे। ये इनडायरेक्ट पोल्यूशन है, क्योंकि उसको जनरेट करने के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, या उसको जनरेट करने में कहीं पे पोल्यूशन निकला होगा। तो मेरा पहला तो ये है कि पोल्यूशन को रखें, क्योंकि आज नहीं किया तो 5 साल में वो हमसे करवा के रहेगा। एक सोशल मीडिया के ऊपर दूसरा मेरा जो सबसे है कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस, AI वीडियोस आ रही हैं। और देखिए यहाँ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप और मैं जनरल पॉपुलेशन से ऊपर हैं, हम हायर एजुकेशन में हैं, हमारा काम समझना और दूसरों को समझाना है। लेकिन हम क्या करेंगे? मैं बड़े अक्लमंद लोगों के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। AI वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि केले के पत्ते से मटर बना दी। मतलब तो सोशल मीडिया पे क्या सही है क्या गलत है, विचार रखे जाएं, लेकिन दूसरे की डिसरिस्पेक्ट ना की जाए। विचार रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरे का आदर करते हुए हेट स्पीचेस ना करें, और आंख बंद करके किसी की बात ना मानें, ना मेरी ना किसी की। आंख बंद करके अपनी समझ लगाएं और फिर ही सुने। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो बतानी नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे, आज की तारीख में हम विश्व में सबसे पहले नंबर के देश नहीं हैं, लेकिन हमारी जो शक्ति है, ह्यूमन रिसोर्स, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति मानी जाती है, वो सबसे ज़्यादा है इंडियन प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्ट करना। तभी हम कहें कि सरकार कुछ करेगी, सरकार GDP बढ़ा देगी। नहीं, और मैं तो खुद कहता हूँ, हम भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं सौभाग्य बोलूँगा कि मैं चाइना विजिट करके आया। हम चाइना से अपनी कितनी दुश्मनी निकाल दें, लेकिन दुश्मन की भी अगर आप कहें तो अगर अच्छाइयाँ हों तो उनको समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। वहाँ पे ये सब नहीं चलता था, वहाँ पे उनके अपने चलता था। वो अलग बात है कि हमें कौन सा चाइनीज समझ में आ रही है, लेकिन इस भाव को देखना कि उनके अंदर ये हिम्मत थी कि बड़े बड़े देशों के चीज़ों को, और ये सरकार से ज़्यादा लोगों ने कर रखा था, लोगों के अपने देश की तरफ रिस्पेक्ट। और इसी क्रम में चौथा आखिरी चीज़ जो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एवरीथिंग, हर चीज़ को, अपने को भी दूसरों को भी। आज देश के लिए आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
जो हमारे युवा हैं और जो हमारी युवतियां हैं, एक इंस्टाग्राम पे यहाँ पे स्टिकर लगा लेंगे और उसके बाद फ़ोटो डालेंगे, बाइक पे घूमेंगे, और कल से अरे यार वो पढ़ाई तो करी नहीं थी, अब पता करो पेपर कहाँ से मिल सकता है। रिस्पेक्ट एवरीथिंग, ये गलत चीज़ है। आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बाकियों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आगे चल के भुगतना पड़ेगा। आज मेहनत का दिन है, मेहनत करना। 26 जनवरी छुट्टी नहीं होती। उसी में मैंने कई बार स्टूडेंट्स के ग्रुप में देखा है कि माने मैं तो कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन अपने टीचर्स के लिए ऐसी ऐसी गालियाँ इस्तेमाल करते हैं जो मतलब मुझे तो कभी ये नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने टीचर के लिए, मैं किसी भी टीचर से कितना भी परेशान हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर याद रखता हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। इसी के साथ मैं 2 रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, इससे पहले मैं नमस्ते करूँ। एक तो मैं करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट ग्रुप से। देखिए, राष्ट्र को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसमें राष्ट्र अनुभूति का कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, आज की तारीख में गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी, इतने सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं। यूनिवर्सिटी में इतने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं, उनका किसी का नाम लीजिए, चैट जीपीटी पर डालिए, उसकी कहानी निकालिए, जेमिनाई पे डालिए, उसकी वीडियो बना दीजिए 2 मिनट की, और अपने कल्चर्स में राष्ट्र अनुभूति का कार्यक्रम ज़रूर रखिए। मजाल कि आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए जब आपको उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके हमारे यहाँ नाम हैं, मजाल कि रोंगटे ना खड़े हो जाए। ये याद करना इसलिए ज़रूरी है, जब वो आप देखेंगे तो आपको मेरे जैसे लोगों के लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें देश के लिए क्या करना है, सब चीज़ अपने आप आ जाएगी। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है वीसी सर से। वीसी सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सर कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं जब हम सब लोग कलेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं ये जानता हूँ कि सर के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल सर की गाइडेंस के अंतर्गत हमारी सैटरडे को सारे लोग जमा होते हैं हर हफ्ते। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी के कुछ दिन होते हैं जब सब जमा होते हैं, जैसे 26 तारीख। ऐसे में हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स की उपलब्धियां हैं उनको हम रिवॉर्ड यहाँ पे सबके सामने ज़रूर करें, ना कि इसको वेट करें कि जब दिन आएगा तब करेंगे। जैसे कि अभी हमें पता चला कि हमारी एक वो लड़की को हमारे किक बॉक्सिंग में 2nd प्राइज़ मिल गया, सिल्वर मेडल मिला उसको। उन सभी लोगों को जमा करके आज की तारीख में हम अपने मेन यूनिवर्सिटी डे पे करें, वो बात अलग है। दूसरा सर, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे बजाय आप हमारे किसी और सीनियर, जो हमारे इतने सारे प्रिंसिपल सर हैं, आप हमारे को छोड़ के उनको बोलने का मौका दिलवा दीजिए। देखिए, यही तरीका होता है कि कैसे अपना काम कम कर दिया जाए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय सुभारती। बहुत ही धन्यवाद सर आपका, बहुत ही प्रेरणादायक भाषण, बहुत सी रियलिटी वाली चीज़ें बताई हैं जो बहुत आराम से फॉलो हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए निरंतर प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रवाद की ज्वाला से दीप्त, पारंपरिक एवं आधुनिक मूल्य का अनुपम समन्वय, एक पूर्ण व्यक्तित्व जिनके हृदय में प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का संगम है, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर शल्याराज जी। जय हिंद। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, प्रो वाइस चांसलर, registrar, all deans, my dear executive officer, all faculty members, Mimhan sir, Colonel Tyagi, chief security officer, मैं executive officer बोलने वाली, all faculty members, non-teaching staff, my dear students। मैं अपनी स्पीच शुरू करने के पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे अपना 2nd एडिशन ऑफ ई-पेपर ऑफ अभिव्यक्ति रिलीज़ करने वाले थे, बट बेचारे बहुत टेंशन पे लग रहे, क्या हो रहा है मुझे बता दो, हम प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तो हम लैपटॉप पे उसको रिलीज़ करके और फिर हम सबको, जैसे हम वो पंकज और मम्मी का बस का फ़ोटो रिलीज़ करेंगे स्टैचू का, वैसे अभिव्यक्ति कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, इन्होंने इतनी मेहनत करी है एंड आई विल वाउच फॉर इट, बिकॉज मैंने उसका जो एक
उसका पहले प्रीलिम आता है ना, टू चेक कि सब कुछ सही है कि नहीं. It is more beautiful than anything which the PPT or the IT department has designed. And I want the student council members to please come on the stage. Dr. Shweta, Dean Student Welfare, please come on the stage. सबसे पहले मैं इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम. इन्होंने पूरे बहुत सारे स्टूडेंट काउंसिल्स हमने बनाई एंड एवरी स्टूडेंट काउंसिल हैज सरपास द प्रीवियस स्टूडेंट काउंसिल जो हमारे NSS के बच्चे हैं. I request our Honorable Vice Chancellor to please come on the stage, the Executive Officer. I request all the Deans, Colonel Tyagi, Pro Vice Chancellor, Registrar to please come on the stage. इन्होंने इतनी मेहनत करी है that they deserve this कि आज ही ये inaugurate हो. And I will request the IT team कि ये स्टूडेंट एक्चुअली हमारा जो EMS सिस्टम है वो एक फैकल्टी का है और एक स्टूडेंट्स का है. तो ये स्टूडेंट्स वाले पे तो सर्कुलेट होता है, बट इट इज़ सो ब्यूटिफुली मेड कि मैं चाहती हूँ कि ये फैकल्टी वाले पे भी हो. शी इज़ अक्षता, फैकल्टी ऑफ साइंस स्टूडेंट. हमारा ट्रेजरर का है. अरे सो दिस इज़ द फ्रंट पेज. इन्होंने आई डोंट थिंक यू कैन सी इट, बट इसने भारत माता बनाई है, इसने हमारी इंडियन टीम भी बनाई है, इसने हमारे ऋषि मुनि भी बनाए हैं, और इसने हमारी सारे लोगों को जय हिंद करते हुए बनाया. सो शी इज depicted the whole of India. This has the activities of student council from the July of 25th to December of 25th. So many congratulations. You've been active throughout the last 6 months. इनका लास्ट प्रोग्राम हमारा इस्कॉन का था जिसमें हम सब लोगों ने बहुत डांस किया. जो लोग आए थे उनको पता होगा क्योंकि उन सब ने भी डांस किया था. बट इट वाज एक भक्ति और उस मकर संक्रांति का मिक्सचर था, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही बहुत आगे बढ़ते रहो. थैंक यू सो मच. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द सेकेंड एडिशन. जय हिंद एवरीवन. एज मैम सेड, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल. और सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी. आज मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ष से भरी हुई हूँ कि आज हम स्वतंत्र देश में खड़े होकर अपने संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के साथ हम अपने न्यूज़लेटर के सेकेंड एडिशन को लॉन्च कर रहे हैं. इसको मैंने बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है. आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा. इसमें मैंने खासकर इस बार एक चीज़ का ध्यान रखा है कि हम जिस धरती से जुड़े हुए हैं, जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें. यहाँ पे कौन से ऋषि मुनि पैदा हुए, उन्होंने हमें क्या विज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, हर चीज़ के बारे में इसमें एक सार है. और साथ साथ ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस साल, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं अपने सीनियर्स की तरफ से, अपनी काउंसिल की तरफ से, जो उन्हें हमारे कैंपस में और बेटर करने में हेल्प करेगी, उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी. और मैं चाहूँगी कि फैकल्टीज़ भी इसको देखें और अपने रिव्यूज़ दें कि अगले एडिशन में हम और क्या बेटर कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को कि वो हमारे कैंपस में रह के इसका नाम और रोशन कर सके और देश दुनिया को पता चले कि सुभारती के बच्चे किस मुकाम पर जाने के लिए बने हैं. इसी के साथ आई से जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद, जय सुभारती, जय भारती. सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स से एंड दिस इज द कोड ऑफ द मंथ एंड एडिशन. थैंक यू. So starting with the student council, congratulating them again, and next time we'll keep a bigger screen for you. सेकेंड, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने वैसे तो 26 जनवरी आज है, इसके पहले पराक्रम दिवस था. पराक्रम दिवस की शुरुआत हमने उसके भी एक हफ्ते पहले कर दी थी. पराक्रम दिवस हम नेताजी की बर्थडे के लिए मनाते हैं 23 जनवरी को. उसके लिए जर्नलिज्म को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बनाया. उसके बाद 24 तारीख को हमने यूपी दिवस मनाया, उसके लिए फैकल्टी ऑफ साइंस की पूरी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बनाया. After that, today the site program has done a wonderful event today. हम सभी इसके साक्षी हैं. और सबसे खूबसूरत बात इसकी थी कि जैसे भारत को सब स्टेट्स को मिल के जुड़ के, हम सब भारतवासियों को जुड़ के भारत को आगे ले जाना है, वैसे इन्होंने इस बात को इंश्योर किया that there was participation from all the colleges. So a very big congratulation and
बिग क्लैपिंग फॉर देम। मैं उम्मीद, रोशनी, नर्सिंग कॉलेज की टीम, प्रिया ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी, बिल्कुल आई ओपनिंग वाली। नेचुरोपैथी ने बहुत अच्छा काम किया। एनवायरनमेंट कमेटी को मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। मैंने तो सिर्फ उनको आइडिया दिया था कि हम और बर्ड हाउसेस लगाएं। एक मम्मी की फेवरेट चिड़िया होती है गौरैया। गौरैया हमारी बड़ी कम हो गई। अब पहले क्या होता था कि मम्मी बड़ी मानती थी इस बात में, मम्मी मेरी पूजा भी बहुत करती थी, और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो क्या होता था कि पूजा करने के बाद गौरैया आ जाती थी हमारे घर में, और मम्मी कहती थी कि आज हमारा काम हो जाएगा। अब क्या हुआ कि गौरैया जब धीरे धीरे कम होने लगी, मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ। मैंने डॉक्टर मुकेश गोयला को फ़ोन किया कि भाई ये नहीं हो सकता। अब हमने उनके लिए फिर बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए, और मेरे जितना मुझे नानी माँ और मैंने अपनी माँ से सीखा था कि गौरैया को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमने वो सारे इनिशिएटिव्स किए। और उसके साथ आज एक इनिशिएटिव था कि हम बर्ड हाउसेस लगाएं, उसके लिए भी सारे कॉलेजेस का कंट्रीब्यूशन है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द डीन्स एंड द होल टीम फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द बर्ड हाउसेस। और ये बर्ड हाउसेस सिर्फ इस पेड़ पे नहीं टंगे रहेंगे, अगर आप लोगों को लग रहा हो। ये तो सिर्फ हमारा आज फ़ोटो सेशन के लिए इनिशिएटिव था, सो दैट हमारी रील सोशल मीडिया वाली बहुत अच्छी बने, लेकिन हम इनको पूरे कैंपस में लगाएंगे। सो आई थैंक माई होल सुभारती फैमिली फॉर हेल्पिंग मी इनिशिएट माई आइडियाज़ फॉर एवरीथिंग। मैं AIU हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन का कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत एक बड़ा ब्लेसिंग्स एंड ऑल द बेस्ट कहने वाली हूँ फ़िज़िकल एजुकेशन की टीम को। उसके बाद हमारी फाइन आर्ट्स की टीम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के में पार्टिसिपेट करने जा रही है। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि हमारे सारे बच्चे जीत के आएँ। और मैं सभी कॉलेजेस को ये बताना चाहती हूँ कि उस लड़की ने होटल मैनेजमेंट की इतना खूबसूरत गाया कि अगर आपके यहाँ भी टैलेंट है प्लीज़ उनको भेजिए, क्योंकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ये कोई बंदिश नहीं होती कि वो फाइन आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से ही होना चाहिए। अगर बंदूक चलानी आती है तो कल से हमारे बच्चे बंदूक चला सकते हैं AIU की शूटिंग कंपटीशन में, और किक बॉक्सिंग का भी आने वाला है। सो आई वांट टू गिव देम आवर फुल ब्लेसिंग्स। आई वांट ऑल द डीन्स टू गिव देम all our students full blessings so that they do very well. अब coming to मैं अपने इनको छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को कैसे भूल गई। मेरे ईश्वर चंद विद्यासागर के बच्चों को, उनके टीचर्स को बहुत 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 आशीर्वाद, इतना बिल्कुल जोशीला प्रोग्राम करने के लिए। कीप इट अप। कहाँ गए, चले गए क्या? हाँ, उनके लिए तो ज़ोरदार तालियां बजा दो एक बार, क्योंकि वो सबसे अच्छा और सबसे जोशीला प्रोग्राम करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, कीप इट अप। अब आ जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलना चाहती। प्लास्टिक प्रोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके। डॉक्टर मनोज कपिल, डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर मुकेश गोयला की टीम, हम एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा उसको लीड कर रहे हैं, बट दिस इज़ अनदर इनिशिएटिव विद सुभारती इज टेकिंग, सो दैट हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए थोड़ा सा और इसमें अग्रसर हो सकें। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में गुरु सेवक ने मुझे कहा कि मैम आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारी बिल्डिंग हरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर रंग का एक मतलब होता है। तो मैंने कहा कि आज मैं अपनी स्पीच इसी से शुरू करूँगी। हमारा झंडा तिरंगा, इस झंडे के 3 रंग हैं और एक बीच में नीला चक्र है। झंडे के रंग का मतलब होता है और हमें इस बात का मतलब पता होना चाहिए। केसरिया रंग, जब मम्मी थी और तुम लोगों का वाइवा हुआ करता था तो मम्मी बेस्ट गर्ल स्टूडेंट और बेस्ट बॉय स्टूडेंट जो गोल्ड मेडल मिलता है उसका वाइवा खुद लेती थी, और उनका पहला सवाल होता था कि केसरिया रंग का मतलब क्या है। अब मैं, क्योंकि समय नहीं है और हम बहुत देर से ही प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट आंसर्स खुद दे दूंगी, बट याद रखना, क्या पता नेक्स्ट वाइवा में मैं बैठूं और मैं पूछ लूं। ये तुम सब बच्चों के लिए, स्पेशली NSS वाले और NCC वाले तो ज़रूरी सुनना। तो केसरिया रंग का मतलब होता है शौर्य और वीरता, बहुत सोच समझ के हमारे झंडे को बनाया गया है। सफ़ेद रंग का मतलब होता है शांति। हरे रंग का मतलब होता है खुशहाली और जो हमारे हरे भरे खलियान होते हैं, और नीले रंग का मतलब होता है धर्म। और जब भी कभी कन्फ्यूजन हो ना कि धर्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो याद करना उस हर वीर जवान को जो ये सोच के नहीं लड़ता कि मेरा धर्म क्या है और मैं किस धर्म के भारतीयों को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। तो ये है हमारा झंडा।
दूसरी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा गया है, जिसके फादर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा गया है, उसके साथ साथ एक नेशनल प्लेज लिखी गई थी। अगर हम कभी भी नेशनल प्लेज को पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। तो वैसे तो इट्स अ प्लेज, हम सबको खड़ा होना चाहिए और उसको प्लेज की तरह पढ़ना नहीं। मैं आपको खड़े होने को नहीं कह रही बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन हम इसको कभी प्लेज की तरह से मे बी अगले बार के रिपब्लिक डे के साथ आई विल कॉन्स्टिट्यूटेड। मैं सिर्फ इसको पढ़ रही हूँ जिससे कि हम जानें इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस are my brother and sister. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect. I love my country and I pledge my devotion to it. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. So this is what the Republic Day should mean to all of us. जय हिंद, जय भारत, जय भारती। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से, पूर्णतावादी आदर्श के प्रतिरूप, सच्चे विद्वान जिनका जीवन ज्ञानार्जन और ज्ञानदान का संगम है। जय हिंद। मुझे लग रहा है मेरी माइक की आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही है। कॉर्नर में जो लोग हैं, जय हिंद। अभी भी पीछे बहुत सारे अच्छे नवयुवक खड़े हैं। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर रेस्पेक्टेड CEO मैडम डॉक्टर शैल्याराज जी, EO सर डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, दी ऑनरेबल डीन्स, प्रिंसिपल्स, प्रो वाइस चांसलर साहब, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ऑल माई कोलिग्स, स्टूडेंट्स, मैं पहली सहमति है मेरी, आगे से हम इस बात का बिल्कुल ध्यान करें सभी कॉलेज वालों से और जो भी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवार्ड सेरेमनी अब हम किया करेंगे। इसको आप प्रिंसिपल्स में ले लीजिए। जब भी कपिल जी आप करते हैं, मनोज कपिल जी, तो इसमें जितने भी अवार्ड्स इस 6 महीने के होंगे वो यहाँ कर दिया करेंगे अगस्त के बाद के, और 26 जनवरी के बाद जितने भी अवार्ड्स होंगे वो हम 15 अगस्त को यहाँ पब्लिकली दिया करेंगे, चाहे वो छात्र हों चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों। दूसरी चीज़, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं सहमत हूँ डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी की बात से कि हमें सभी को मौका देना चाहिए। और हम तो, आप मेरे बारे में जान रहे होंगे, मैं बहुत कम आता हूँ स्पीच के लिए भी, कोशिश करता हूँ बाद में अवार्ड करने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सीनियर लोग हैं उन सबको भी मौका दिया जाए, और अच्छा होगा अगर हम वॉलंटरीली पूछ लें, अगर कोई अपनी स्पीच देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे सर। अब जो सीरियस कंसर्न है वो ये है, मुझे यूनिवर्सिटी का उतना अंदाज़ा है, हमारा नेशनल इवेंट भी है और AIU का जो इवेंट है मुझे ऐसा बताया गया है, और मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी, सारा विवेच किया है उसका। इसमें शूटर्स में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं बाहर से, बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मेरी सभी एम्प्लॉयज़, सभी स्टूडेंट, सभी से प्रार्थना है कि बिना आई कार्ड के कोई भी कैंपस में ना हो, सबके पास आई कार्ड होना चाहिए। ये जो हमारी इवेंट चल रही है इसमें हमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि बाहर से लोग हैं और पार्टिसिपेंट्स का नंबर करीब 2,500 से 3,000 है। तो सब डीन्स, प्रिंसिपल्स, HODs, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स इंश्योर करें कि वो सब आई कार्ड में हों। देखिए, आज का दिन केवल संविधान को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहाँ खड़े हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भारत बना रहे हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वयं को एक संप्रभु, मैडम ने अभी आपके सामने ओथ हमें बढ़वाई, उसमें हमने ये चीज़ कही है कि हम संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। हमारे संविधान ने हमें केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्यों का बोध भी कराया।
यही आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। प्रिय छात्रों, आज का भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने डिजिटल पेमेंट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, खेलकूद और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मुझे लगता है आने वाली जनरेशन भारत का एक नया विश्वास भविष्य लिखेगी, क्योंकि ये पीढ़ी बदलाव चाहती है और वाई नॉट कहने का साहस रखती है। ये क्वेश्चन पूछ सकती है, आज की पीढ़ी सवाल पूछती है। लेकिन याद रखिए, ट्रेंड्स फॉलो करना आसान है, वहीं वैल्यूज़ को फॉलो करना राष्ट्र निर्माण है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय की भूमिका और दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ शिक्षा, सेवा और संस्कार के माध्यम से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व नागरिकों को तैयार किया जाता है। इसलिए हम शिक्षकों का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान में सक्षम हों, तकनीक में दक्ष हों और मूल्यों में दृढ़ हों। प्रिय विद्यार्थियों, आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल सोशल मीडिया पर राय न रखें, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ें, जो अपने करियर के साथ साथ देश और समाज के लिए भी सोचें। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता अनुशासन के बिना अधूरी है। अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। आज मैं इस अवसर पर अपने सभी से आह्वान करता हूँ कि आप उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य बनाएं, नैतिकता को अपनी पहचान बनाएं और सेवा को अपना संस्कार बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम न केवल एक सफल पेशेवर बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक भी बनेंगे। साथियों, मेरी ऑनरेबल ईओ साहब ने कहा, मैडम सीईओ मैडम ने भी कहा, मैं स्टूडेंट्स के पास बाद में जाऊंगा। मैं पहले अपने साथियों से कहना चाहता हूं, क्या हम कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकते कि हम अपने कैंपस में प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर दें? एफर्ट्स करें, हम लोग कोशिश करें। अगर हम लोग अब साथी लोग एक संकल्प लें, आज 26 जनवरी को, मैं बहुत बड़ा संकल्प नहीं करवा रहा हूँ, कि हम अपने घर में या अपने कैंपस में या कहीं पर भी हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। शायद अगर हम कर पाएँ आज 26 जनवरी को ये वाला संकल्प लें, तो शायद अगली बार 15 अगस्त को हम कोई बड़ा संकल्प कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये प्रकाशपूर्ण वक्तव्य, सादर अभिनंदन आप सभी का कि आप लोगों ने हमें ज्ञानपूर्ण उद्भाषण दिया। कार्यक्रम के अंत की ओर आते हुए प्रस्तुत है धन्यवाद ज्ञापन। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा सर, माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कृष्णमूर्ति सर, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर शल्या राज मैम, कार्यक्रम मुख्य संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कपिल सर एंड सभी गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं एवं उपस्थित सभी सहयोगियों, आज के इस पावन गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को सफल एवं यादगार बनाने में आप सभी का अतुलनीय योगदान रहा है। सर्वप्रथम हमारे माननीय अतिथि श्री पंकज कुमार जी का हृदय से आभार। अतिथि नहीं थे, पहले मुझे पता था कि अतिथि हैं। पंकज कुमार जी का हृदय से आभार कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई मैम की, संगमाता मुक्ति मैम की। मैं माननीय कुलपति जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने ध्वजारोहण कर हमें संविधान की गरिमा का साक्षात्कार कराया। आपके पूरक संबोधन ने हमें राष्ट्र सेवा का संकल्प दिलाया। माननीय कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी एवं माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर शल्या राज जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शक वचनों ने इस समागम को नई ऊंचाइयां प्रदान की। विशेष धन्यवाद छात्र परिषद एवं प्रोफेसर सरताज एवं डॉक्टर श्वेता, जिनके सहयोग से हमें विभिन्न अवसरों पर विशेष कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनकी अभिव्यक्ति के लिए। मुख्य संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कपिल जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर भावना ग्रोवर जी, ललित कला संकाय एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश रोहिला
एवं कलाकारों का विशेष आभार। आपकी साहित्यिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, अभिव्यक्ति पत्रिका विमोचन एवं नुक्कड़ नाटक एक राष्ट्र एक संकल्प ने पर्यावरण संरक्षण के अभियान को जोशपूर्ण प्रारंभ दिया। एनसीसी एवं एनएसएस कैडेट्स श्री पंकज कुमार जी को सम्मानित करने वाले सहयोगी श्री राजकुमार सागर जी एवं सभी तकनीकी प्रशासनिक स्टाफ का भी हार्दिक धन्यवाद। सच्ची स्वतंत्रता सेवा में निहित है। आप सभी की एकजुटता ही हमारा गणतंत्र है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। ललित कला संकाय के कुशल कलाकार विद्यार्थीगण, अब आप सभी का आह्वान है राष्ट्रगान वंदे मातरम की मधुर धुन से एक पावन मंच को गुंजाए। आपकी सुरीली स्वरैली से गूंजे यह सरदार पटेल पार्क और प्रत्येक हृदय में हो देशभक्ति का संचार। सभी उपस्थित जन खड़े हो जाएं, वंदे मातरम के लिए तत्पर रहें। जय हिंद। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2026 सरदार पटेल पार्क लॉ कॉलेज परिसर में यहीं संपन्न होता है। मिष्ठान वितरण हेतु श्री राजकुमार सागर जी से निवेदन करूंगी कि सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन चिर स्मरणीय रहे, जितना अधिक हम अपने संविधान का पालन करेंगे उतना ही हम प्रगति करेंगे। आइए इस भावना को आत्मसात करें। माँ भारती का आशीर्वाद सुभारती और आप सब पर बना रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।